नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। तो कल का जो संडे का पेपर हुआ है, आज सुबह का जो उसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। मैथ्स का सॉल्यूशन पहले देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के कुछ जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके और सॉल्यूशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना पेपर का कि 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलोग्राम है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। तो 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13 persons among 14 persons is 78 kg. The weight of 14th person is 39 kg more than the average weight of all the 14 persons. Find the weight of the 14th person. आपको दिया हुआ है कि 13 लोगों का जो औसत वजन है 14 में से, देखिए क्या दिया हुआ हमें, 14 में से 13 पहले 13 लोगों का है ना, 1 2 3, अगर मान लो हम इस तरह से मार्किंग करें 13 तक, तो 13 लोगों का औसत वजन सबका 78 किलोग्राम है। तो हम मान सकते हैं कि हर एक जो व्यक्ति है उसका वेट 78 है मान लीजिए। और 14वां व्यक्ति जो है वो जब इनके साथ मिलेगा तो 14 व्यक्तियों का सभी का जो औसत वजन होगा उससे उस आदमी का औसत वजन 39 किलोग्राम है। 78 से 39 ज़्यादा नहीं है, मतलब ये मिलेगा तो इनका औसत बढ़ेगा, क्योंकि इसका वजन जो है वो 14 से भी 39 ज़्यादा है। तो जब ये नया आदमी आएगा तो इनके औसत वजन में वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होती है? तो 39 kg है, अगर हम 13 लोगों में डिवाइड करें तो इसका मतलब हर एक का जो वजन है वो कितने किलोग्राम बढ़ जाता है? 3 किलोग्राम। तो सब में अगर 3 3 किलोग्राम ऐड हो जाए तो इसका मतलब सभी 14 लोगों का औसत वजन, इसका भी मिला के सभी 14 लोगों का औसत वजन जो है वो 81 हो जाएगा। इसका इवन इसका भी 81। ठीक है, 81। 3 3 किलोग्राम जो है वो सबका वजन बढ़ जाएगा। अब हमें ये बताना है कि जो 14वां व्यक्ति आया उसका वजन कितना है। ठीक है, तो देखो 81 जो है वो औसत वजन है, और उसका जो औसत वजन था वो सभी के औसत वजन से 39 ज़्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि 81 से 39 ज़्यादा है। सबका औसत 81 है, तो 81 से 39 किलोग्राम या 39 अधिक है। तो हम ये कहेंगे कि वेट ऑफ द 14th पर्सन, वेट ऑफ 14th पर्सन, 14वें व्यक्ति का औसत वजन उनके सबके एवरेज से, है ना, 81 से 39 ज़्यादा है। तो 81 में 39 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा अपना 120 किलोग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 120 किलोग्राम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि एक नया आदमी आया, उसका औसत वजन बाकी सभी के औसत वजन से ज़्यादा है या कम है, तो उसका जो ज़्यादा या कम है उसको बाकी लोगों में बांट दो। ज़्यादा है तो प्लस कर दो, कम है तो माइनस कर दो, और उसके बाद सबका एवरेज आपको पता लग जाएगा। तो उस एवरेज में जो ज़्यादा या कम है वो जोड़ के या घटा के और आप उसका वेट बता सकते हैं जो नया व्यक्ति सामने आया या उनमें शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 13 की पावर 5, 14 की पावर 5, 15 की पावर 5 और 16 की पावर 5। इनको अगर हम 29 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? देखिए हमारे पास एल्जेब्रिक एक आइडेंटिटी होती है कि अगर हम a की पावर n प्लस b की पावर n करें, जहाँ पर n जो है वो ओड है, ध्यान रखिए n जो है वो ओड है यानी विषम संख्या है। जैसे मान लो a³ प्लस b³ हो गया, ठीक है, या फिर a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 हो गई। ठीक है, इस तरह की होती है। तो इसमें एक कॉमन फैक्टर होता है a प्लस बी। जब n ओड होगा तो कॉमन फैक्टर होता है a प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे a³ प्लस b³ में कॉमन फैक्टर आता है a प्लस बी, उसके आगे a² माइनस ए बी प्लस b², ये दूसरा फैक्टर आता है। ठीक है, वैसे a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 करेंगे तो भी एक फैक्टर आएगा। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 में भी एक कॉमन फैक्टर a प्लस बी जरूर आएगा। उसके आगे फिर जो आएगा वो दूसरा फैक्टर होगा। ठीक है, सेकंड फैक्टर आएगा।
लेकिन दूसरे फैक्टर से हमें मतलब नहीं है, हमें एक फैक्टर पक्का पता है 100% कि a प्लस बी आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखें तो इन दोनों नंबर्स को मैं एक जगह कर देता हूँ, है ना। 13 की पावर 5 और 16 की पावर 5, और ऐसे ही इन दोनों नंबर्स को मैं एक जगह कर देता हूँ, 14 की पावर 5 एंड 16 की पावर 5, इन दोनों को एक जगह लिख दिया। अब ये देखो आप a प्लस बी की पावर ओड आ रही है, विषम संख्या आ रही है, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर आएगा 13 + 16। एक और भी आएगा, उस फैक्टर को हम x मान लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे उसमें आ रहा है a² - ab + b² आ रहा है, वैसे यहाँ एक और फैक्टर भी आएगा, उसको हमने x मान लिया। यहाँ पर फिर से देखो a की पावर 5 b की पावर 5 है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर आएगा 14 + 16, a प्लस बी कॉमन आएगा, एक और फैक्टर आएगा, उसको हमने y मान लिया एक बार। अब अगर आप 13 + 16 को देखें तो ये 29 हो गया, यानी 29x, और 14 + 16 भी 29 हो गया, तो 29y, और इन दोनों में से 29 कॉमन आ जाएगा, अंदर दोनों फैक्टर जो आए थे उनका सम बचेगा या जोड़ बचेगा, ठीक है। अब ये नंबर बन रहा है, यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो इस तरह का एक नंबर आएगा। अगर मैं इसको 29 से डिवाइड करूं तो 29 से 29 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने का मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा, और पूरा डिवाइड हो गया इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, तो आंसर होगा 0, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा इसमें। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 श्रेणी है या 3 कैटेगरीज के एम्प्लॉयज हैं, ए बी सी 3 कैटेगरीज हैं, उनके अंदर एम्प्लॉयज की जो वेजेज है, जो मजदूरी है, उनकी जो सैलरी है, उसका रेशियो दिया हुआ है 1:3, ये उसका अनुपात है। आपको कह रहा है कि अगर उनकी जो सैलरी है, ठीक है, उनमें 5%, 10% और 15% का इंक्रीमेंट हो जाए, यानी वृद्धि हो जाए, तो बताना है कि उनकी जो नई मजदूरी है, बढ़ने के बाद जो मजदूरी है, उसका रेशियो कितना होगा। सिंपल सा काम है, आप ए बी सी तीनों को परसेंट में इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एक काम करें, इनको 100 में ले, है ना, 1 2 3 ना ले, इनको ले 100, 200 एंड 300, मान लीजिए ये इनकी सैलरी है तीनों ग्रुप की, ठीक है। अब इसको अगर 5% बढ़ाएंगे आप, तो 100 का 5% बढ़ के 105 हो जाएगा। 200 को अगर 10% बढ़ाएं तो 200 का 10% मतलब 20 होगा, तो ये 220 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको अगर आप 15% बढ़ाएं तो 300 का 15% यानी 45, 45 बढ़ेगा, तो ये 345 हो जाएगा। और ये नई सैलरी है, इसका रेशियो आपको बताना है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें, 5 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये 21 आ जाएगा, इसको 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 × 4 एंड 5 × 4, ये 44 आ रहा है, 45 सॉरी। और अगर इसको 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 × 7 एंड 5 × 9, 5 × 6 एंड 9, ठीक है। तो यह आ रहा आपका 21 45 69, 21 44, 44 एंड 69, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मिश्र धातु ए में एक आपको एक एलॉय दिया हुआ है, एलॉय है ए, उसका नाम ए दिया हुआ है एलॉय का, उसमें 2 मेटल्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। ये एलॉय ए है मान लो, इस एलॉय ए में एक्स मेटल और वाई मेटल का रेशियो 5:2 है, दोनों का अनुपात 5:2, एक्स और वाई धातुओं का, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो एक एलॉय है दूसरा, उसमें भी यही 2 मेटल एक्स और वाई, और इनका रेशियो दिया हुआ है 3:4, 3:4 दिया हुआ है। तो अगर आप ऐड करके देखें तो ये 7 मान लो कि 5 किलोग्राम एक्स धातु है, 2 किलोग्राम वाई है, तो टोटल 7 किलोग्राम का एलॉय हो गया, ठीक है। अगर इसमें देखें तो बी है, बी में एक्स 3 किलोग्राम है, वाई 4 किलोग्राम है, तो यहाँ भी 7 किलोग्राम हो गया।
इसका मतलब दोनों बराबर बराबर मात्रा में। तो अगर इक्वली इनको मिला के और एक तीसरी मिश्र धातु सी बनानी हो तब तो हम सीधा जोड़ देंगे, अगर बराबर बराबर मिलाना हो। लेकिन हमें इनको 4:5 में मिलाना है, मतलब इनको मिक्सचर करना है, इनको एलिगेट करना है, और 4:5 के रेशियो में, है ना। तो 4:5 में करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको 5 से। इससे क्या होगा, ये 28 और 35 किलो हो गए। 28 और 35 का रेशियो 4:5 हो गया। तो अब ये 4 और 5 के रेशियो में मिक्सअप हो जाएंगे दोनों। और अब इनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो सी के अंदर इनका रेशियो क्या होगा वो पता लग जाएगा। देखो, 5 × 4 हो गया 20, और 3 × 5 हो गया 15। 20 + 15 हो गया 35। यहाँ पे 2 × 4 8 हो गया, 4 × 5 20 हो गया, तो ये हो गया 28। ठीक है, 28। 35 और 28 इसको और सिंप्लीफाई कर लें अगर हम, तो सिंपल रेशियो आ जाएगा। 7 से अगर कैंसिल आउट करें तो 5:4, टोटल हो गया 9। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो सी एलॉय बना है उस सी एलॉय में एक्स का परसेंटेज कितना है, एक्स कितने परसेंट है। तो एक्स जो है वो 5 है, कितने में से, 9 में से। तो परसेंटेज ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 5/9, 5/9। और परसेंट में चेंज करेंगे इनटू 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 55/5/9%। 55/5/9%, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दें और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें, यानी लेंथ को 4 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दें और जो ब्रीथ है उसको हम 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दें, तो फिर उतने ही एरिया का एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, जैसे देखो, मान लीजिए कि ये अपने पास में रेक्टेंगल था। ठीक है, इस रेक्टेंगल को हमने कन्वर्ट कर दिया एक स्क्वायर में, ये स्क्वायर हो गया। मान लेते हैं कि स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर की साइड मान लेते हैं ए है, चारों साइड बराबर होंगी, हर एक साइड ए है। अब ये ए साइड तब आई है जब हमने इसकी लेंथ को 4 सेमी कम किया है। तो एक काम करें, इसमें उल्टा चलें, अगर इसको वापस इधर जाएं तो इसकी लंबाई को 4 सेमी कम किया तो ये ए हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसको 4 बढ़ा दूं तो इसकी लंबाई हो जाएगी a+4। ठीक है, इसको 4 कम किया तो ये आया, तो इसमें 4 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया तो ये वाली ए आ रही है ना। इसका मतलब इस ए को अगर मैं 2 कम कर दूं तो इसकी चौड़ाई या इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी a-2। अब दोनों का एरिया बराबर है, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया इक्वल है, यानी क्षेत्रफल बराबर है दोनों का। तो अगर दोनों का एरिया निकालें तो आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो a+4 इंटू a-2, और वर्ग का या स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करें तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + 4a - 2a - 8 = a² आ रहा है। यहाँ से a² से a² कैंसिल आउट हुआ, तो a = 8 आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी a जो है वो 4 सेंटीमीटर है, a की वैल्यू 4 है। तो अगर a की वैल्यू 4 है तो स्क्वायर हो गया 4 + 4, सॉरी, रेक्टेंगल की जो लेंथ है या लंबाई है वो हो गई कितनी, 8, और जो ब्रीड्थ है वो हो जाएगी 4 - 2, यानी कितनी, 2। और अब आपको बोला है कि जो आयत था, जो मूल आयत था, उस आयत का परिमाप यानी रेक्टेंगल की पेरीमीटर बतानी है आपको। पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर होती है 2 × L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × लेंथ कितनी आई, 8, और ब्रीथ कितनी आई, 2, 2 आ रही है। तो 8 + 2 10, 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आंसर होगा ऑप्शन सी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा ये भी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और पार्टनरशिप का क्वेश्चन है।
ए और बी ने 20,000 रुपये और 30,000 रुपये लगाकर एक साझेदारी शुरू की, एक पार्टनरशिप शुरू की। एक ने 20,000 लगाए, एक ने 30,000 लगाए, ठीक है। और जो उनको प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को उन्होंने कहा कि भाई जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना निवेश कर रहे हैं, उस निवेश के रेशियो में या उसके अनुपात में हम बांट देंगे, ठीक है। उसके बाद सी जो है वो व्यापार में उनके साथ इस शर्त पर शामिल हुआ, उसने एक कंडीशन रखी कि प्रॉफिट को हम तीनों लोग बराबर बांटेंगे। इसके अलावा जो सी है वो 2 लाख रुपए का प्रीमियम देगा। प्रीमियम देगा मतलब वो अपनी तरफ से 2 लाख रुपए देगा प्रॉफिट के अलावा। वो 2 लाख रुपए ए और बी को मिलेंगे, क्योंकि सी ने पैसे नहीं दिए तो इसलिए वो प्रीमियम भरेगा उसकी जगह पे, ठीक है। अब वो प्रीमियम जो है वो ए और बी में बांटा जाएगा। तो आपको पूछा है कि बताओ ए और बी के बीच में वो प्रीमियम किस रेशियो में बांटा गया, ठीक है। ध्यान से समझना, देखिए क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है कि ए जो है उसने 20,000 रुपये लगाए। अब 20,000 रुपये 12 महीने के लिए रहे, और क्योंकि टाइम दिया नहीं है तो हम एक ईयर का मान के चलेंगे, ईयरली मान के चले, ठीक है। और बी ने 30,000 रुपये लगाए, उसने भी 12 महीने के लिए लगाए। इसका मतलब ए जो है उसके हिसाब से निवेश हो गया कितना, उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 2,40,000, ठीक है। और इसका हो गया 3,60,000। एक ने 2,40,000 रुपये लगा रखे हैं 12 महीने के हिसाब से, एक ने 3,60,000 रुपये लगा रखे हैं। अब ये 2 लाख रुपए वो इन दोनों को इस तरह से देगा कि ए और बी दोनों को बराबर बराबर प्रॉफिट हो जाए, है ना। ए और बी दोनों को बराबर बराबर रुपए मिल जाए, इसको मिलाकर, है ना, 2,40 और 3,60 को मिलाकर बराबर बराबर रुपए मिल जाए। मान लेते हैं उसने ए को x रुपए दिए और उसने बी को y रुपए दिए प्रीमियम में से, है ना। तो टोटल प्रीमियम कितना था, 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब x और y का जोड़ जो है वो 2 लाख रुपए है। ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन को। x और y का जोड़ 2 लाख रुपए है। इस 2 लाख रुपए में से x वाला हिस्सा इसको दिया, y वाला इसको दिया, ठीक है। 2 लाख रुपए ये x और y का टोटल था। अब अगर हम इन दोनों का प्रॉफिट देखें तो x और y देने के बाद ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए। बराबर हो जाने का मतलब है कि 24,000 प्लस x, सॉरी 24 नहीं, 2,40,000 प्लस x जो है, यानी a का जो हिस्सा है प्रीमियम लेने के बाद, वो बराबर हो जाना चाहिए b के हिस्से के, यानी 3,60,000 प्लस y के बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ से अगर हम y को उधर ले जाएं और 2,40 को इधर ले आए तो x माइनस वाई की जो वैल्यू बचती है वो 1,20,000 बचती है, ठीक है। यानी जो दो हिस्से वो प्रीमियम के करेगा उनका डिफरेंस तो है 1,20,000 और उनका सम है 2 लाख। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू बता सकते हैं कि x और y जो है वो कितना, यानी a को कितना हिस्सा देगा वो और b को कितना हिस्सा देगा, ये हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं। दोनों को सोल्व कर देंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x। और 2x की वैल्यू आएगी ये 2 लाख प्लस ये 1,20,000, यानी 3,20,000 आ गई। दोनों को ऐड करेंगे तो 3,20,000, यानी x की वैल्यू जो है वो 1,60,000 है। यानी वो प्रीमियम 2 लाख के प्रीमियम में से ए को 1,60,000 रुपये देगा। अब वाई कितना बचेगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 2 लाख था, उसमें से 1,60 उसने ए को दे दिया। इसका मतलब जो दूसरा हिस्सा बी को दिया वो बचा केवल कितना, 40,000 रुपये। और अब अगर आप दोनों हिस्सों का रेशियो देखें, यानी जो हिस्से उसने ए और बी में बांटे हैं उनका अगर रेशियो देखें, यानी 1,60,000 और 40,000, इसका अगर आप रेशियो लेंगे तो रेशियो आएगा, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 4:1 आ जाएगा। यानी आंसर होगा ऑप्शन बी। 4:1 के रेशियो में वो प्रीमियम को दोनों के हिस्से में डिवाइड कर देगा, ए और बी में, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि प्रीमियम जो है उसको कैसे बांटा जाता है। 2 लोग या 3 लोग जो पहले से हैं, तो जो नया व्यक्ति आएगा जो बिना पूंजी लगाए या बिना इन्वेस्ट किए आएगा, वो उनको कैसे बांटेगा प्रीमियम को अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ जो है वो वर्क शुरू किया, और 2 दिन बाद में ए जो है वो लेफ्ट कर जाता है, वो चला जाता है। ए के 2 दिन बाद बी भी चला जाता है। तो बचा हुआ जो काम होगा उसको सी कितने टाइम में कर लेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो एक बार हम टोटल वर्क मान लेते हैं। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। तो 10, 12, 15 मान लेते हैं, टोटल 60 यूनिट वर्क है, 60 यूनिट्स का वर्क है टोटल। और 60 को अगर 10 से डिवाइड करें, इसका मतलब ए 6 यूनिट पर डे करता है, 6 यूनिट पर डे वर्क करता है। ये 5 यूनिट पर डे करेगा, और ये 4 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसीज हो गई, वर्क एफिशिएंसीज है। अब तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन तक ही काम किया तीनों ने, फिर ए चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी इन्होंने 2 दिन काम किया, तो ए बी सी की एफिशिएंसी इंटू 2, क्योंकि किया गया कार्य या वर्क डन जो होता है वो एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। तो एफिशिएंसी तीनों की इंटू टाइम, प्लस 2 दिन तक तीनों ने किया, फिर ए चला गया। ए चला गया तो ए और सॉरी ए तो चला गया, तो बचे कौन, बी और सी बच गए। बी और सी ने 2 दिन और काम किया, और उसके बाद में बी चला गया, तो अब बचा कौन, सी। मान लेते हैं सी ने आगे एक्स दिनों तक और काम किया, बचा हुआ जो काम था उसको सी ने एक्स दिन तक और किया मान लेते हैं। तो सी की एफिशिएंसी इंटू एक्स, और ये टोटल वर्क जो है ये 60 हो जाना चाहिए। अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 654, ऐड करेंगे तो 15 आएगा, है ना। तो 15 इनकी एफिशिएंसी है, तो 15 इंटू 2। बी और सी की कितनी है, 9, तो 5 + 4 यानी 9, 9 × 2 ये हो गया। सी की एफिशिएंसी कितनी है अकेले की, 4, तो 4x ये हो गया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, ये 30 हो गया, 18 यानी 48, 48 उधर जाके माइनस होगा तो 12 बचेगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी बाकी काम करने में सी अकेला बाकी काम कितने दिनों में पूरा कर देगा, 3 दिनों में पूरा कर देगा। ये आसान सा क्वेश्चन था, इजी कॉन्सेप्ट है। तीनों का वर्क डन जो है उसको निकाल के और इक्वल रखना है टोटल वर्क के, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा। चलिए, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अलजेब्रा की सीधी थ्योरम होती है कि भाई अगर अपने को x⁴ प्लस x² y² और प्लस y⁴ इसके फैक्टर करने हो, तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, x² प्लस xy+y², और दूसरा फैक्टर होता है x² - xy+y²। ये 2 फैक्टर हैं इसके। अब इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, कितनी है, 21, और इसकी वैल्यू अपने को गिवन है कितनी है, 7। ठीक है, तो इस फैक्टर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x² - xy+y²। इस फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 को उधर डिवाइड कर देंगे, यानी x² - xy+y²। इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आ गई 3। 7 को डिवाइड कर दिया 3, ये पहली वैल्यू आ गई। एक वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ये वाली दूसरे फैक्टर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम करेंगे x² + xy+y²। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये है 7, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2x² + y² बचेगा। इधर 10 होगा, तो x² + y² की वैल्यू हो गई 5। 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 हो जाएगी। और ये 5 वैल्यू अगर यहाँ रख दें इस वाले में, तो ये 5x² + y² 5 होगा। 5 को इधर लाएंगे तो इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू 2 आएगी, एक्स वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमसे ये पूछा हुआ है कि 1/x² + 1/y² क्या होगा। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x² y² x² y², ये मिलेगी अपने को टर्म। इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा। इसकी वैल्यू तो 5 है ही, और x × y 2 आया था, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा,
यानी आंसर होगा 5/4। 5/4 ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ये भी इजी क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको डायरेक्ट याद ही रखना होता है कि पावर 4 के जो फैक्टर हैं दो दो पावर में, वो ये दो फैक्टर होंगे। अगर पावर 2 हो जाती है तो हमने पढ़ा हुआ है ये पहले क्लास में कि 2 हो जाती है तो उधर पावर और हाफ हो जाएगी। अगर इधर और हाफ कर दे, 1 पावर कर दें, तो उधर रूट में चला जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से पावर आप आधी करते जाए, डबल कर देंगे। अगर 8 8 कर देंगे तो उधर 4 4 हो जाएगी, एक्स और वाई की पावर बीच वाली 2 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज जो है वो आप कर सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पाइप में 3 मीटर पर सेकंड की दर से पानी बहता है। यदि पाइप पूरा भरा हुआ रहे तो 27 मीटर लंबे, 22 मीटर चौड़े और 16 मीटर गहरे टैंक को कितने समय में भर देगा। ठीक है, ये मान लीजिए पाइप है, बेलनाकार पाइप दिया हुआ आपको, सिलेंड्रिकल पाइप है। इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसको जो टाइम लगा है वो एक्स है, मान लो एक्स को हम सेकंड में मान लेते हैं, क्योंकि स्पीड जो दे रखी है पानी के फ्लो होने की वो 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो चूंकि ये सेकंड में है तो हम एक बार सेकंड में मान लेते हैं। मान लो एक्स सेकंड में जो पाइप है वो पूरा जो है भर जाता है, ठीक है, या टैंक जो है उसको पूरा भर देता है मान लीजिए एक्स सेकंड के अंदर। अब ये वाली लंबाई हम निकाल लेते हैं। लंबाई मतलब ये जो पाइप है इसके अंदर भरा हुआ जो पानी है उसका आयतन निकालना हमें। तो जितना इसमें एक्स सेकंड में जितना पानी इसमें फ्लो होगा वही तो टैंक में भरा जाएगा। तो इसलिए जितना आयतन यहाँ पे हमें रखना है, वो आयतन निकालने के लिए हमें ये लंबाई चाहिए होगी। और लंबाई एक्चुअल में डिस्टेंस या दूरी है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होता है। तो स्पीड तो हो गई 3 और टाइम हो गया एक्स, और ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है, मीटर में आ जाएगा स्पीड इंटू, तो 3x मीटर मान लेते हैं एक बार। अब चूंकि ये सारी मीटर में है इधर वाली, तो इसको भी मीटर में बदल देते हैं, इसको 4/100 कर देते हैं। 4/100 मीटर, 100 से डिवाइड कर दें तो ये भी मीटर में आ जाएगा। अब इसी पानी को हमें एक टैंक में भरना है, और टैंक जो है वो क्यूबॉइड शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, जिसकी लंबाई दे रखी है अपने को, लेंथ दे रखी है 27 मीटर, ब्रीथ दे रखी है अपने को 22 मीटर, ब्रीथ दे रखी है 22 मीटर, और हाइट या फिर डेप्थ दे रखी है कितनी, 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर डेप्थ दी हुई है। अब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर करना है, क्योंकि जितना पानी उसमें फ्लो होगा वही पानी इसमें आएगा, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करेंगे। बेलन का आयतन होता है πr²h, बेलन का या सिलेंडर का वॉल्यूम, और घनाभ का वॉल्यूम होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, और आर की वैल्यू 4/100 ले रखी है हमने, 4/100 यहाँ से ले लेंगे। और एच की वैल्यू हमने मीटर में ले रखी है 3x, 3x हो गई। और टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे तो 27 × 22 × 16 है। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 22 से 22 कैंसिल आउट होगा, 4 × 4 से 4 × 4 16 कैंसिल आउट हो गया, और 3 से ये 9 टाइम्स ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये 9 × 7 बचेगा, यानी x की वैल्यू आएगी 63, और आगे 4 जीरो आ जाएंगे, ये 100 × 100 आ जाएगा। अब ये सेकंड में आएगा क्योंकि हमने x को सेकंड में मान रखा था, इसको आवर में चेंज करना है तो 63,000, इसको 3600 से या 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये अब आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, आवर्स में आ जाएगा। कितना आएगा, 2 जीरो हटा सकते हैं, और 9 से अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 9 × 7 63, 9 × 4 36। इसको आगे और सोल्व करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 175 आवर्स, यानी कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट लेते हैं।
एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, यानी एनुअल इनकम जो है एक आदमी की, वो 1.2 लाख रुपए बढ़ जाती है। और जो उसका इनकम टैक्स की जो रेट है वो भी 12% से 10% हो जाती है। इनकम टैक्स की रेट पहले 12% टैक्स दे रहा था, अब 10% देगा। तो लेकिन टैक्स जो रुपए में वो टैक्स देता है वो अभी भी उतना ही देता है। ठीक है, इसका मतलब इनकम बढ़ी लेकिन रेट कम हो गई, जिसकी वजह से टैक्स उसको कम देना पड़ा। ठीक है, तो देखो 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हुई। मान लो कि पहले उसकी आय एक्स रुपए थी और बाद में उसकी आय एक्स प्लस 1.2 लाख रुपए हो गई। एक्स को लाख में ही मान लो, है ना, एक्स लाख थी मान लो, फिर एक्स प्लस 1.2 लाख हो गई। यहाँ पर वो टैक्स देता था एक्स का 12%, और यहाँ पर वो टैक्स देता है इसका 10%। और यहाँ से जो दोनों वैल्यू है वो बराबर है, यानी टैक्स दोनों जगह से बराबर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x का 12% है, इधर x का 10% है, उधर माइनस करेंगे तो x का 2% बचेगा। x का 2% जो है वो 1.2 लाख के इक्वल है। ठीक है, 2% मतलब हो गया 2/100, तो यह आ जाएगा 1.2, 100/2, उसको उधर ले जाएंगे तो 100/2 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 120/2, यानी 6, 120/2, तो ये 2/100 यानी 6 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो दोबारा से एक बार। एक व्यक्ति की जो आय है उसमें 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन जो इनकम टैक्स जो लगता था वो 12% से घट के 10% हो गया। मान लो पहले उसकी आय एक्स रुपए थी, तो 12% एक्स रुपए पे लगता था। ठीक है, अभी उसकी आय एक्स प्लस 1.2 हो गई, तो अब उसका टैक्स जो है वो 10% लग रहा है। ठीक है, अगर हम इसका, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, 12% और ये 10%, इसको उधर ले जाएंगे 2% बचेगा। और 10% 1.2 का भी लेना है अपने को, है ना, हमने ये लिखा नहीं है, 1.2 का भी 10% लेना है। ठीक है, तो 1.2 का 10% लेंगे तो एक्स, देखो एक्स का 2% और एक्स का 2% मतलब 2/100 हो गया, और 1.2 का 10% यानी 10/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.2 इंटू 10 करेंगे तो 12, और 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लाख आ जाएगी। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हमने की थी, यहाँ पे 10% नहीं लिखा था। ठीक है, तो 6 लाख रुपए आ जाएगा, डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, 1 रुपए की 12 टॉफी की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो 1 रुपए की वह कितनी टॉफी बेचेगी उसे 20% लाभ। देखो 1 रुपए की 12 बेचता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक टॉफी जो है वो 1/12 रुपए की हो गई। 1/12 रुपए से जब वो बेचता है तो 20% हानि होती है। तो 1/12 जो है वो एक्चुअल में कितने परसेंट है, वो 80% है, क्योंकि 20% का लॉस है। तो 1/12 या 1/12 की वैल्यू 80% है। और यही जब हम दूसरे तरीके से देखें तो वो कह रहा है 1 रुपए में कितनी बेचे, मान लेते 1 रुपए में एक्स बेचता है, तो एक टोपी हो गई 1/x की, और अब उसको 20% लाभ होना चाहिए, यानी अब होना चाहिए उसको, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 120%। ठीक है, यहाँ से दोनों रेशियो को बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 1/12, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो, 120% बराबर होना चाहिए 1/x इंटू, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो 80% के, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 120 को, और इसको भी काट सकते हैं 40 से, 3 और 2 आ जाएगा, तो इधर ले आएंगे तो 12 इंटू 2 24, यानी 1 रुपए की, सॉरी 12 इंटू, ये 3 से काट दो, ये तो हो गया 2, 3 से इसको काट दो 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू 8 आ रही है, इसका मतलब 1 रुपए की 8 टोपियां उसको बेचनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बेईमान व्यापारी 1 किलोग्राम खरीदते और बेचते समय दोनों बार 100 ग्राम का धोखा देता है। एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर है या शॉपकीपर है, वो जब बेचता है तब भी 100 ग्राम का धोखा देता है, और खरीदता है तब भी 100 ग्राम का धोखा देता है। मतलब ये हुआ कि खरीदते टाइम 100 ग्राम ज्यादा खरीद के लाता है,
बेचते समय 100 ग्राम कम बेचता है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम बेचता है, और खरीदते टाइम 1 किलो की जगह 1100 ग्राम लाता है। तो 1 किलो की जगह 1100 लाता है, इसका मतलब हुआ कि 1000 लाना चाहिए था, लेकिन वो 1100 ग्राम लेके आया। ठीक है, 1000 की बजाय 1100 ग्राम लेके आया, तो उसको 10:11 के रेशो में उसका सीपी और एसपी होगा। केवल हमने एक बेईमानी की बात की है, ठीक है। फिर उसने बेचते समय उसको बेचना चाहिए था 1000, लेकिन उसने बेचा 900। ठीक है, इसमें हमेशा उल्टा लिखते हैं, बेचने वाला जो रेशियो होता है उसमें उल्टा लिखते हैं, खरीदने वाला तो सीधा ही लिखते हैं कि इतना खरीदना था, इतना खरीद लिया। लेकिन बेचने वाला यहाँ पे वो लिखते हैं जो कि बेचना चाहिए था, और यहाँ वो लिखते हैं जो कि उसने बेचा है। जबकि बाकी इसमें यहाँ पे जो खरीदना था वो सही लिखा हुआ है, और जो उसने खरीदा वो भी लिख दिया। ठीक है, ये सीधा लिखना होता है, ये उल्टा रेशियो रखना होता है। इसके बाद कह रहा है 20% बढ़ाकर लिखता है, तो ये तो सीधा सही है। 20% मतलब हो गया 5/6। तो इसका मतलब 5:6, यानी 1/5 होता है, तो 5:6 कर देंगे, 5 से बढ़ा के 6 लिखता है वो। और 10% डिस्काउंट देता है, तो 10% मतलब 1/10 हो गया। तो डिस्काउंट देंगे तो 10 की जगह 9 में बेचेगा। इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, कंबाइंड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इन रेशियो को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलो 2 जीरो हटा दें यहाँ से। ठीक है, 9 से 9 हटा दें, 10 से 10 हटा दें। ठीक है, इस तरफ बचा कितना, 50, और इस तरफ बचा 11 × 6 66। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 16 का। 16 का प्रॉफिट कितने पर हुआ, तो 16 का प्रॉफिट हो रहा है 50 पे, इंटू 100 करेंगे तो इसका मतलब 32% आ जाएगा। 32% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 85 आर्टिकल्स हैं, उनका एमपी, 85 का एमपी बराबर है 153 के सीपी के। तो यहाँ से हम एमपी और सीपी का रेशियो लिख सकते हैं, 153/85। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9:5 आएगा। एमपी सीपी का रेशियो 9:5 हो गया, एमपी रेशियो सीपी 9:5। उसके बाद कह रहे हैं कि 104 का एसपी जो है वो 65 के एमपी के बराबर है। 104 का एसपी बराबर है 65 के एमपी के। यहाँ से एसपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा, एसपी अपॉन एमपी होगा 65/104, 65/104। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5:8, 5:8, यानी एसपी और एमपी का रेशियो कितना है, तो 5:8 है। ठीक है, अब उसने हमें उसका लाभ या हानि बतानी है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस के लिए हमें सीपीएसपी का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए इन दोनों रेशियो को कंबाइंड कर लेते हैं। कंबाइंड करेंगे तो एमपी यहाँ पे 9 है देखो, और यहाँ एमपी 8 है। दोनों जगह इक्वल करो एमपी की वैल्यू, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो ये हो जाएगा 72 और 40, और ये हो जाएगा 45 और 72। एमपी की वैल्यू दोनों जगह सेम हो गई। अब सीपी 40 हो गया, एसपी 45 हो गया। इसका मतलब उसको 5 रुपए का लाभ हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट बदलें तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 5/40, और 5/40 मतलब 1/8 हो गया, और 1/8 होता है 12.5%। 12.5% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, 12.5% लाभ है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 500 रुपए की एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई। एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेशित की गई। 4 वर्ष बाद दोनों से कुल 480 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, देखो क्या दिया है कि 500 रुपये, 500 रुपीज 12% से 4 साल के लिए निवेश किया गया, तो इतना ऐसा ही बनेगा भाई। ऐसा ही क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय।
है ना, PRT, तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और धनराशि है, मान लो दूसरी धनराशि X है, उसको 10% पे 4 साल के लिए निवेश किया गया या इन्वेस्ट किया गया। तो ये दोनों जो ब्याज है या इंटरेस्ट है, ये दोनों इंटरेस्ट मिलके कितने रुपए हो गए? 480 रुपये हो गए। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 500 का 12% हो गया 60, 60 इंटू 4 240, ये 240 आ गया। 4 इंटू 10% यानी एक्स का 40%, 40% बराबर 480। ठीक है, 240 इधर आके घट जाएगा, 40/100 बराबर हो जाएगा 240। वो इधर आएगा तो 240 और बच जाएगा। इसको सरल कर लेंगे, 4 से ये 6 बार कट जाएगा 60, और 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 600। तो जो दूसरी धनराशि है या दूसरा जो सम है वो कितना है? 600 रुपीज़ है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद ये वाला दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे सीरीज को देखें तो बीच में प्लस का साइन है और ये 6 चल रहा है, तो इसके दो फैक्टर करें तो 2 और 3, दो लगातार नंबर है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका प्रोडक्ट अगर बन रहा है और प्लस की सीरीज चल रही है अंडर रूट में, तो इसका मतलब आंसर जो है वो बड़े वाला नंबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा जो है वो 3 के इक्वल आएगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब अगर टेन थीटा 3 है तो 3/1 मान लो, मान लीजिए ये थीटा है, तो ये 3 होगा, ये 1 होगा, क्योंकि टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, 3/1 है। ये कितना हो जाएगा? तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये √10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, √10 हो जाएगा। हमें साइन स्क्वायर थीटा पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपो हो जाएगा √10। इसका स्क्वायर करना है तो आंसर आ जाएगा 9/10। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, 9/10 करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। उसके बाद है, एक व्यक्ति ने कोई सम जो है, एक सर्टन सम जो है वो उसने उधार लिया। पहले साल के एंड में उसने 4,000 रुपये और दूसरे साल के एंड में उसने 7,700 रुपये दे के, और उसने पूरा जो लोन है वो चुकाने के लिए वो सहमत हो गया। तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है एनुअली, उसकी रेट दे रखी है 10%। तो आपको बताना है कि उसने कितने उधार लिया था, है ना, उसने लोन कितना लिया था ये बताना है। तो 10% मतलब हो गया 1/10। तो 10/11 हो गया। पहला जो किस्त होगी या इंस्टॉलमेंट होगी उसका, ये तो है उसका मूलधन यानी प्रिंसिपल, और ये है उसकी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 10/11। और दूसरी जो होगी वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 और 121। ठीक है, अब पहले साल के एंड में उसने 4,000 रुपये दिए, इसका मतलब ये हुआ कि 11 की वैल्यू 4,000 है। ठीक है, 11 की वैल्यू 4,000 है, और दूसरे में उसने 7,700 दिया, तो 121 की वैल्यू 7,700 है। ठीक है, 121 की वैल्यू 7,700 रुपये है। ठीक है, ये दो वैल्यू दे रखी है। अब हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। देखो 11 की वैल्यू अगर 4,000 है तो एक की वैल्यू हो गई 4,000/11, और हमें 10 की वैल्यू चाहिए तो इंटू 10 कर देते हैं। तो ये तो हो गया ये वाला मूलधन, इधर वाला। ठीक है, अब 121 की वैल्यू 7,700 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक की वैल्यू हो गई 7,700/121, एक रेशियो की वैल्यू, और हमें 100 की चाहिए, तो हम यहाँ पे 100 और कर देंगे। तो ये हो गया दूसरे वाला मूलधन, ये दोनों, और इन दोनों का जोड़ बताना हमें, ये टोटल प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के हमें बताना है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। इसको थोड़ा और सरल कर ले, 11 से 11 बार कट जाएगा, ये 7 बार, ये 700 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कितना, 4,000 इंटू 10 40,000, और ये हो जाएगा 70,000, 70,000। और इसमें 11 से डिवाइड करना, दोनों का एलसीएम 11 ही रहेगा, तो ये 7 और 4 11, यानी 1,10,000 रुपये हो गए। 1,10,000 को 11 से डिवाइड करेंगे,
इसका मतलब मूलधन या प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपीज़ है, डी ऑप्शन होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, क्लास में पढ़ाया जाता आपको बार बार। नेक्स्ट, ये सीधी थ्योरम है, इसमें इसका प्रूफ आपको नोट्स में मिल जाएगा, सीधा आप प्रूफ करके देख सकते हैं। दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है असमान भुजाओं वाला चतुर्भुज है, विकर्ण ए सी और बी डी समकोण पर काटते हैं। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसके दोनों जो डायगोनल्स हैं, विकर्ण या डायगोनल्स, वो 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं, ये डायगोनल्स है, ठीक है, और मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो पहले इस वाले में लगाएं, इस वाले में, तो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर के, ये इक्वेशन 1। इस वाले में लगाएं तो बी ओ स्क्वायर सी ओ स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर के। उसके बाद इस वाले पाइथागोरस पर में इसमें लगाएं, इस ट्रायंगल में सी ओ डी में, तो सी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर बराबर होगा सी डी स्क्वायर। और इस वाले में लगाएं तो ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये 4 इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करूं और इन दोनों को ऐड करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है, देखो ए ओ स्क्वायर बी ओ स्क्वायर सी ओ स्क्वायर डी ओ स्क्वायर, इसमें भी ए ओ स्क्वायर बी ओ स्क्वायर सी ओ स्क्वायर डी ओ स्क्वायर, चार दोनों में यही आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर आएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के। तो ए बी और सी डी यानी आमने सामने वाली साइड का स्क्वायर का जोड़ इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आएगा, अपोजिट साइड का। तो सिंपल सा है बिल्कुल, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर आना चाहिए बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के। ये बी ऑप्शन है, वैसे डायरेक्ट याद ही रखना होता है, लेकिन ये हमने प्रूव करके भी देख लिया, इसको सीधी थ्योरम में सीधा याद रखना होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं एक कार जो है उसकी 30 किलोमीटर चलने के बाद उसकी गति को 1/4 बढ़ा दिया जाता है। एक कार है 30 किलोमीटर चल गई, 30 किलोमीटर चलने के बाद इसकी स्पीड को बढ़ाया गया, मान लो यहाँ स्पीड 1 थी और आगे स्पीड 4 कर दी गई। अब कह रहे हैं कि वह 30 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, 30 मिनट जल्दी या अर्लियर पहुंच जाती है, अर्ली 30 मिनट अर्लियर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर उसकी गति को 5 किलोमीटर पहले ही बढ़ा दिया होता, 5 किलोमीटर पहले मतलब मान लीजिए कि हमने उसकी गति को यहीं पे बढ़ा दिया होता, ये 5 किलोमीटर का गैप है, ये 25 हो जाएगा पीछे वाला, क्योंकि टोटल 30 था। अगर यहीं बढ़ा देते, यानी ये 1 है, 1/4 बढ़ाई थी ना, ये 4 से 5 की थी हमने, है ना, तो यहाँ 4 थी और यहाँ मान लो 5 कर देते और यहाँ पर भी 5 ही रहती है आगे भी, ठीक है। इस केस में 32 मिनट यानी 32 मिनट जो है वो अर्लियर ये पहुंच जाती। इसका मतलब ये हुआ कि 5 किलोमीटर पहले अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, तो 5 किलोमीटर पहले बढ़ा दें तो 2 मिनट बच जाते हैं। या अगर उल्टा बोलें कि 5 किलोमीटर आगे जाके अगर गति बढ़ाएं तो 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे। तो 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं जब कितनी डिस्टेंस आगे जाते हैं हम, 5 किलोमीटर आगे जाते हैं। तो अगर मैं पूरे 30 मिनट ही कर दूं तो 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, कितने से गुणा हुआ, 15 से। जब कितने किलोमीटर आगे जाके बढ़ाते, 75 किलोमीटर, है ना। यानी अगर हम यहाँ पर ना बढ़ा के यहाँ तक चले जाते, 75 किलोमीटर डिस्टेंस होती है, ठीक है, तब पूरे 30 मिनट जो है वो अपने बच सकते थे, या 30 मिनट हम जल्दी नहीं पहुंचते, बच सकते थे नहीं, सॉरी, 30 मिनट हम जल्दी नहीं पहुंचते, 30 मिनट और लेट हो जाते अगर हम लास्ट पॉइंट पे जाके बढ़ाते। इसका मतलब आगे वाली डिस्टेंस 75 किलोमीटर है, 30 ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 105 किलोमीटर।
ठीक है, 105 किलोमीटर। नेक्स्ट, ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल से 25 किलोमीटर अधिक है। ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लिए गए समय से 4 घंटे कम लगते हैं। देखो वैसे थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगर पूरा करेंगे, कह रहा है ए की स्पीड बी की स्पीड से 25 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। मान लो ए की स्पीड एक्स है और ए की बी से ज्यादा है, तो बी की स्पीड मान लीजिए एक्स माइनस 25 है, बी की कम होगी किलोमीटर पर आवर। ए 300 किलोमीटर चले तो 300 किलोमीटर एक्स की स्पीड से चले तो इतना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और बी 250 किलोमीटर चले, ठीक है, तो बी चलेगी 250 और कितनी स्पीड से, एक्स माइनस 25, तो उसको इतना टाइम लगेगा। अब कह रहा है ए को बी से कम टाइम लगता है, मतलब ये टाइम इससे कम है, और दोनों का गैप कितना है, तो दोनों का गैप है 4 घंटे का, 4 घंटे का गैप है। अब यहाँ से आपको पूछा है कि एक की चाल हमने एक्स मानी हुई है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को, लेकिन हम ऑप्शन ऑप्शन से जाएंगे सीधा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं 60 रखूं एक्स की जगह, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू ही है जो ऑप्शन में है, वो एक्स की जगह 60 रखें तो 35 डिवाइड ही नहीं करेगा इसको, है ना, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, 4 वैल्यू ही नहीं आएगी। 50 रखूं तो 25 आएगा, ये 50 माइनस 25, ठीक है, 25 बचेगा, तो 10 आएगी वैल्यू ये एक्स की जगह अगर हम 50 रख दें तो, और 10 आएगी, ये 6 आएगी जब एक्स की जगह 50 रखेंगे, तो 10 और 6 का अंतर 4 आ रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 50 है। ठीक है, तो ए की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। सीधा ऑप्शन से जाएं और ऑप्शन से जाके कर लें, अदरवाइज आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दो घात की समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, फिर कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्थिर जल में नाव की चाल को यू मान लेते हैं, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये नाव की खुद की स्पीड है बिना पानी के, है ना, पानी की स्पीड के बिना, उसकी खुद की अकेले की स्पीड है। पानी की स्पीड को v मान लेते हैं, जो कि 1.5 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है एक व्यक्ति 105 किलोमीटर दूरी जाके वापस उसी पॉइंट पर आता है, तो उसे कुल कितना टाइम लगेगा। टाइम क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब देखो 105 किलोमीटर गया, मान लो जाते टाइम वो इस डाउन स्ट्रीम गया, मतलब धारा की दिशा में गया वो, ठीक है, जिधर पानी बह रहा है या जो धारा बह रही है उधर ही गया, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, u प्लस वी होगा। और आते टाइम वो अपोजिट हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा, यानी धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये पहले जाते टाइम उसका समय है, कितना टाइम लगा उसको जब वो गया, और ये वापस लौटते टाइम उसको कितना टाइम लगा, ये वो है। दोनों टाइम को ऐड कर दें तो टोटल टाइम आ जाएगा, कितना आएगा, तो 105 बट्टे 11.5, पॉइंट हटा देता हूँ, ऊपर जीरो ले लेता हूँ मैं। ठीक है, सॉरी 10.5, पॉइंट हटा दिया, ऊपर जीरो ले लिया, और यहाँ पर 105 एक जीरो ले लेते हैं यहाँ भी, ये बचेगा 7.5, तो इसको 75 लिख देते हैं, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो कर दिया हमने। 105 से ये पूरा कट जाएगा, 10 आएगा, और ये अगर आप 15 से काटेंगे तो 15 × 5, 15 × 7, ये 14 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 24 आवर्स, 24 आवर्स लगेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन होगा आंसर। के बाद नेक्स्ट 71 नंबर, ये एक आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, आपको सोल्व करना है, बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। देखो सीधा शॉर्ट तरीका तो ये है कि एक ही जगह एंगल रख दीजिए, 0 90 तो मत रखना, 45 या 30 या 60 रख सकते हैं, 45 रख लेते हैं। तो सेक 45 की वैल्यू क्या हुई, देखो सेक 45 की वैल्यू, ठीक है, कोस 45 का उल्टा होता है, तो √2 हो जाएगी, √2। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, कोस 45 की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद कोसेक 45 ये भी √2 होगा, साइन 45 ये 1/√2 होगा, कोट 45 1 होगा, टेन 45 1 होगा,
ठीक है, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये √2 इंटू √2, 2 - 1, 1/√2 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ये भी सेम ही है तो 1/2, और अगला 0, तो 1/2, 1/2 ऐड होके 1 हो जाएगा, आंसर होगा 1। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सीधा वैल्यू से किया करो। जब ऑप्शन में आपके पास में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, तो आप सीधा एंगल रखा करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक संख्या है, ये नंबर दिया हुआ आपको, ये 88 से डिविजिबल है। अब कह रहे हैं कि अगर इसके डिजिट को हम क्या करें, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट है 2, 2 आएगा। उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, फिर 9। अब कह रहा है ये इनमें से किससे डिवाइड होगा। तो देखो इतना तो कंफर्म लग रहा है कि यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, और 2 से नहीं होगा तो 22 से नहीं होगा, 44 से नहीं होगा, 66 से नहीं होगा, क्योंकि इनमें 2 प्रेजेंट है, तो इन तीन ऑप्शन से तो होगा नहीं। तो 03 से है क्या, देख लो, 9, 9 ये हो गया, 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 7 और 5 12, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट, अगले में दिया हुआ है, दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यास ए बी और जीवा, ये तो है ए बी जो है वो तो है इसका डायमीटर, और ये जो है ये कोड है इसकी सी डी। ठीक है, और ये है इसकी स्पर्श रेखा है टेंजेंट। अब आपको पूछा हुआ है कि बताइए ए बी की लेंथ कितनी होगी। ए बी की लेंथ कितनी होगी, आपने सीधा पढ़ा होगा थ्योरम। ये एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स अजूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है भाई पी डी इंटू ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ पूरी, और पी टी स्क्वायर के बराबर होगा, और ये वाली लेंथ इंटू पूरी लेंथ भी पी टी स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब ये सीधी थ्योरम हम ये बना सकते हैं कि ये पी से लेके यहाँ तक डी तक 10 इंटू पी से लेके सी तक 10 और 8 18, ये बराबर होना चाहिए पी से बी तक, यानी कितना 8, और पी से लेके ए तक यानी 8 प्लस एक्स, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये 180 आएगा, और इधर ये 64, या 8 से पहले इधर डिवाइड कर दो, और ये 8 प्लस एक्स आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 22.5 आएगा, और ये 8 प्लस एक्स, 8 उधर ले जाके घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14.5, यानी जो ए बी डायमीटर है उसकी वैल्यू 14.5 हो जाएगी। यही पूछा हुआ आपसे, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 62x² प्लस 1 बराबर 0 दिया है। नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये तो एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कोई खास वैसे अलग टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस में इंक्लूड होता है। 62x² को इधर ले आओ, तो 62x² प्लस का हो गया, x² से डिवाइड कर दो सब में, x² से डिवाइड कर देंगे तो x² प्लस 1/x² बचेगा, और इधर 62 बचेगा। इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें इसमें, और इधर 62 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64, स्क्वायर हटाएंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा 8, प्लस माइनस 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू x की 0 से ग्रेटर देन दी है, इसलिए हम +8 ही लेंगे। ठीक है, तो +8 ले लेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, अब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो x³ प्लस 1/x³, और फिर 3 इंटू वापस 8 ही आ जाता है, और ये आ जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा 512। ये 8 इंटू 3 24, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 488, 488 होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है अलजेब्रा का, सबको आना चाहिए ये तो। ठीक है, उसके बाद है दो संख्याओं का में से और ले से 8 और 48 है, यानी एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं आपको, उनका रेशियो दिया हुआ है। देखो अगर रेशियो आपको गिवन है तो रेशियो तभी आता है जब आप
HCF से उन नंबर को कैंसिल आउट करते हैं। तो अगर आप HCF से वापस मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों नंबर आ जाएंगे। यानी HCF कितना दिया हुआ है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब एक नंबर 16 है और दूसरा 24 है। तो आपसे पूछा हुआ है बड़ा नंबर कौन सा है, तो 24 हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, काउंटिंग वगैरह, फिगर काउंटिंग वगैरह है, ये और देख लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे ये पूछा हुआ है कि इस डायग्राम में कुल कितने ट्रायंगल हैं। तो देखो इसमें ट्रायंगल अगर आप काउंट करेंगे तो हमने सीधा ये सीखा हुआ है भाई कि ये वाली जो डायग्राम होता है ये वाला, इसमें 1 2 3 4 पार्ट हैं, तो इसमें 8 हो जाएंगे। ठीक है, 4 का डबल 8 होगा। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक एक और दूसरा ये वाला, इसमें तीन, तीन तो ये हो गए 1 2 और ये पूरा 3, और इधर वाले में एक ये हो गया 4। ठीक है, तो 8 और 4 हो गए 12। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा ट्रायंगल ये बन रहा है, ये हो जाएगा ये 13, ये ट्रायंगल नहीं है भाई इधर वाला है ना, तो इसको नहीं काउंट करना है, 13 हो गए। इसके अलावा और कोई ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं इसमें, ये 3 हो गए, ये चौथा, और ये 5, 5 और 8 13, 13। ठीक है, 13 हो जाएंगे। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1969 को शनिवार है, तो 9 जुलाई 1978 को कौन सा वार होगा। देखो हमने ये कक्षा में पढ़ा हुआ है कि अगर थोड़ा सा गैप ज़्यादा आ जाए, ठीक है, और आपको मंथ और डेट सब अलग दे रखी हो, तो आप ओरिजिनल डे निकाल लीजिए, है ना। जैसे दिया हुआ है कि 13 दिसंबर, यानी 13/12/1969, तो इस दिन ओरिजिनल डे क्या वो पता कर लें। तो 13 का 13 लेंगे, दिसंबर का कोड होता है 5, 19 का कोड हम क्या लेते हैं, 19 का कोड लेंगे 0, 69 में 7 से डिवाइड कर देंगे, या एज इट इज लिख लो, तो 69 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17। इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लेते हैं, तो हमें ओरिजिनल डे पता लग जाएगा। हालांकि शनिवार ओरिजिनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम ओरिजिनल निकाल रहे हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ से -1 आएगा, 5 5 -1 4, और यहाँ से -1 आएगा तो 3, और यहाँ से 3 बचा, तो 3 और 3 6 आ रहा है। 6 का मतलब होता है सैटरडे, सैटरडे आ रहा है। इसका मतलब ये ओरिजिनल डे ही आ गया, जो दिया हुआ है वही डे है इस दिन ओरिजिनल। तो आप क्या करें, इसका ओरिजिनल डे निकाल ले, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 जुलाई का पूछा हुआ, 9 जुलाई 1978, 9 एज इट इज लिखेंगे, जुलाई, जुलाई का कोड होगा 6, 6, 19 का 0, 78 एज इट इज, और 78 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा। इनको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से एक माइनस का 1 बचा, तो 1 बच जाएगा, यहाँ से 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस तो 0, 0 मतलब होता है संडे। तो चूंकि वहाँ पे डे चेंज हुआ ही नहीं, इसलिए यहाँ भी चेंज नहीं होगा, और आंसर जो है वो संडे ही रह जाएगा। ठीक है, रविवार। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी देख लीजिए। JK, LM और N एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे। JK का निकटतम पड़ोसी है, J जो है वो इमीडिएट नेबर है K का, LN का नेबर है, JM के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के दाएं छोर पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो बेंच के सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, सबसे राइट एंड पर, राइट एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, हु या जो किसके लिए आता है, बाद वाले आदमी के लिए आता है, बाद वाले व्यक्ति के लिए, तो हु आएगा उसके साथ वाले के लिए, यानी एम के लिए आएगा। तो कह रहे हैं कि एम जो है वो राइट एंड पर बैठा हुआ है, और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोग बैठा लीजिए, एम सबसे इधर बैठा हुआ है, 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 लोग हैं, इनमें एम सबसे इधर बैठा है। अब देखिए, जे एम के साथ नहीं बैठा हुआ है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आई एन का पड़ोसी है, जे के का पड़ोसी है, एल एन के दाईं ओर बैठा है, तो एल किस स्थान पर बैठा हुआ है, जे के साथ में बैठा हुआ है, जे और के साथ में बैठे हुए हैं।
एल एन का पड़ोसी है, एल और एन साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। जे एम के साथ नहीं बैठा हुआ, इसका मतलब जे लेफ्ट में नहीं बैठा है, जे राइट में बैठा होगा। तो राइट में नहीं बैठा हो, लेफ्ट में बैठा है, क्योंकि राइट में बैठेगा तो फिर उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। जे एम के साथ नहीं बैठा हुआ है, जे एल और एन के दाईं ओर बैठा हुआ है, एल और एन के दाईं ओर, ये दोनों साथ हैं, इनके राइट में जे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये चारों ऐसे बैठे हुए हैं, एल एन जे और के, इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। कह रहा है एल किस स्थान पे बैठा है, ठीक है, एल जो है वो किस स्थान पे बैठा हुआ है। तो जे एल एन जे के, एल एन का निकटतम पड़ोसी है, जे के का निकटतम पड़ोसी है, जे एम के साथ नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। जे एल और एन के दाईं ओर बैठा हुआ है, जे एल और एन के दाईं ओर बैठा हुआ है, ये भी ठीक है। एल किस स्थान पे बैठा है, दाएं से दूसरा, नहीं बैठा हुआ है, बाएं से दूसरा, बाएं से चौथा, बाएं से तीसरा, ठीक है। ये तो एल की सिटिंग जो है वो सही नहीं बैठ रही है इसमें। जे के का निकटतम पड़ोसी है, जे के का पड़ोसी है, एल एन का पड़ोसी है, ये भी ठीक है। जे एम के साथ नहीं बैठा हुआ, ये भी ठीक है। जो बेंच के दाएं छोर पे बैठा है, जे एल और एन के दाईं ओर बैठा हुआ है, एल और एन के दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी सही है। एल एन के दाईं ओर बैठा हुआ है, एल एन के दाईं ओर बैठा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है आगे, ये लाइन हमने छोड़ दी। तो एल एन के दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब ये होगा कि एन इधर होगा और एल इधर होगा, ठीक है। अब पूछा है एल किस स्थान पे बैठा है, तो एल बैठा होगा बाईं तरफ से दूसरा, लेफ्ट साइड से दूसरा होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद दिया हुआ है एक ये आपका रीजनिंग का एक और सिलोगिज्म का क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई भी कबूतर जो है वो पंडूक नहीं है। ये मान लीजिए कबूतर है और ये पंडूक नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ पंडूक जो है वो गौरैया है, कुछ पंडूक गौरैया है, तो इन दोनों में एक सम का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है। सभी गौरैया पक्षी हैं, सारी गौरैया जो है वो पक्षी है, ठीक है। तो ये पक्षी का रिलेशन, गौरैया जो है वो कंप्लीटली पक्षी का पार्ट है, ये बोला हुआ है। कुछ गौरैया कबूतर नहीं है, कुछ गौरैया कबूतर नहीं है। देखो, पंडूक चूंकि कबूतर नहीं है, और कुछ पंडूक जो गौरैया है, वो गौरैया क्या नहीं हो सकती है, कबूतर नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये निष्कर्ष जो है वो सही है। कुछ गौरैया जो है वो कबूतर नहीं हो सकते कभी भी। ये वाली जो गौरैया है ये पंडूक है, और पंडूक कबूतर नहीं हो सकते, इसलिए ये गौरैया भी कबूतर नहीं हो सकती है, ठीक है। कुछ गौरैया पंडूक हैं, ये तो ठीक है, गौरैया का कुछ हिस्सा पंडूक है, ये सही है। कुछ पक्षी पंडूक है, हाँ ठीक है, सारी गौरैया पक्षी है, तो गौरैया जो पंडूक है वो पक्षी भी क्या हो जाएंगे, पंडूक हो जाएंगे, तो ये भी सही है। इसका मतलब तीनों निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है दिए गए इसमें शायद मैट्रिक्स नहीं आ रखी है, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन में मैट्रिक्स थी, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई हुई है, और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के कुछ नंबर है यहाँ पे, आ नहीं रही है मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पे इस ये जो नंबर है इसका क्यूब दिया हुआ है आपको, स्क्वायर दिया हुआ है, और इधर वाले नंबर का क्यूब दिया हुआ है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोनों के स्क्वायर और क्यूब का डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख लेना, पहली पंक्ति का स्क्वायर, दूसरी का क्यूब, दोनों का अंतर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तीसरे नंबर पे, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोड बनाना आपको, है ना, कह रहा है कि हर जो वर्णमाला का हर जो लेटर है उसको विषम संख्या से या ओड नंबर से डिनोट किया जाए। जैसे ए को 1, बी को 3, सी को 5, है ना। तो आपको बताना है हनी का कोड क्या होगा। देखो, जब विषम संख्या से डिनोट करते हैं तो एक्चुअल में जो नंबर होता है वो दुगुने से एक कम होता है। जैसे बी का नंबर 2 होता है, ओरिजिनल नंबर 2 है, लेकिन जब आप इसको विषम संख्या से डिनोट करेंगे तो 2 का दुगुना यानी 4, और उससे एक कम यानी 3 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे एच का नंबर जो होगा वो एच का नंबर 8 होता है, 8 का डबल 16,
16 से एक कम कर दो यानी 15 आएगा। ओ का डबल 30, 30 से एक कम कर दो 29। एन का डबल 28, एक कम कर दो 27। ई का डबल 10, एक कम कर दो 9। वाई का डबल करेंगे तो 50 आएगा 50, एक कम कर दो तो 49, यानी ये कोड बनेगा। ठीक है, दुगुना कर देना नंबर को और एक माइनस कर देंगे तो विषम संख्या से डिनोट हो जाते हैं लेटर जो है वो। सी ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से ये ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इस ग्रुप के जैसा ही है? देखो इसमें जो है वो सीधा सा है, 7 8 9 इनको ऐड किया है 501 से, और इसको आप डिवाइड कर दे 2 से तो 645 आ जाएगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है देखो क्लियरली कि ये 1290 है, 1290 का आधा लिखा हुआ है। तो आप सी ऑप्शन में देखें, इसमें ये 4 5 900 और ये 900 1028 है, 1028 का आधा आ रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा है कि बताओ अलग संख्या कौन सी है, वो ढूंढ के बताओ। ये डायरेक्ट रेशियो है, देखो आप इसको सिंप्लीफाई करें, 6 × 5 और 6 × 8, 5:8 है। ये 9 × 5 और 9 × 8, ये भी 5 8 है, तो ये भी 5 8 होना चाहिए। 5 की वैल्यू 60 है, मतलब 12 गुना हुआ, तो 12 × 8 यानी कितना हो जाएगा, 96। ये ऑप्शन होगा आंसर, सीधा डायरेक्ट रेशियो, आपको क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, हाँ ये एक आपका अनुमान या कह सकते हैं अजूम करने वाला, अजम्पशन वाले जो स्टेटमेंट और अजम्पशन का टॉपिक है उसका क्वेश्चन है। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि प्रतियोगी परीक्षा में रमेश के अविश्वसनीय परिणाम के बारे में सुनने के बाद सुरेश ने विवेचनात्मक तर्क यानी क्रिटिकल रीजनिंग का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। मतलब रमेश को एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, उसको सुनने के बाद, उसके बारे में सुनने के बाद सुरेश ने भी अब क्रिटिकल रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है। ठीक है, अब इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? पहला है, रमेश ने अधिकांश अंक विवेचनात्मक तर्क में प्राप्त किए हैं। मतलब रमेश ने ज़्यादातर जो अंक है, उसका अच्छा रिजल्ट इसलिए है क्योंकि उसने ज़्यादातर अंक जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग सब्जेक्ट में प्राप्त किए हैं, इसीलिए सुरेश उससे प्रभावित है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि उसने उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं और इसीलिए उसका परिणाम अच्छा रहा है, तो उससे प्रभावित होकर सुरेश जो है वो भी इसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, परीक्षा में अधिकांश प्रश्न विवेचनात्मक तर्क वाले होते हैं। हाँ ठीक है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, रमेश ने विवेचनात्मक तर्क वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़े हैं और इसीलिए उसका परिणाम अच्छा रहा है, और सुरेश भी उसको देख के पढ़ा है। इसका मतलब ये अनुमान भी लगाया जा सकता है कि अधिकांश जो है वो ज़्यादातर जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड ही आए, तो इसमें दोनों अनुमान लगाए जा सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि रीजनिंग के थोड़ा जिनमें आपको डाउट रह सकता था। ठीक है, यहाँ पर अपना पेपर जो है उसका सॉल्यूशन समाप्त होता है। अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।